हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो तमाम उर्दू अखबारों ने मौजूदा सियासत को लेकर के जो नई नई पॉलिसियां बनाई जाती हैं कि कब किस नेता को आगे किया जाए, कब 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 लीडर को पीछे किया जाए, कब किसकी ज़रूरत है, कब किसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के बड़ा दिलचस्प एक संपादकीय, एक बड़ा ज़बरदस्त एडिटोरियल उर्दू अखबारों ने लिखा है। इस पर काफ़ी तफसील से चर्चा की है। उसमें कहा है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल जी भी मौजूद थे। तो इन बड़े लीडरों को देखते हुए ये समझा गया कि अब इनकी क्या पार्टी में और सरकार में अहमियत रहेगी। तो एक पॉलिसी तैयार की गई मार्गदर्शक मंडल की कि इन सारे लीडरों की ससम्मान मार्गदर्शक मंडल में रखा जाए और ये इनकी उनसे सलाह ली जाए कि पार्टी में जब भी कोई ज़रूरत हो। तो इस तरीके से इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था और उन्हें फिर सक्रिय राजनीति में नहीं देखा गया। इसमें यह भी कहा गया कि जो 75 साल से ऊपर हैं हो रहे हैं उन्हें सक्रिय राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में रहना चाहिए। तो अखबारों ने लिखा है कि सियासतबाजी भी क्या अजीब चीज़ है कि ख़ास लोगों को कब अलग कर दिया जाता है, खास और किन लोगों को कब आगे कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ये बात देखने को मिली। जब इलेक्शन के बाद ये 75 साल की उम्र का बार लगाया गया तो किस तरीके से इन लीडरों को किनारे करके और बाकी लीडरों को आगे किया गया। तो इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ऐसे लीडरों की जब उनकी जन्मदिन आता है तो प्रधानमंत्री जी उन्हें मुबारकबाद देना नहीं भूलते। बाकी पूरे साल पूरे दिन उनको याद करे न करे, जब भी उनका जन्मदिन आता है तो उन्हें मुबारकबाद का संदेश जरूर दिया जाता है। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी को भी उनके जन्मदिन पर संदेश दिया। पहले उन्होंने अटल जी को संदेश दिया, आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, उसके कुछ ही दिन बाद मुरली मनोहर जोशी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। तो इस तरीके से दोनों लीडरों को बधाई देने के बाद जो सत्ता के गलियारे में और सियासी गलियारों में जो चर्चा हुई उसमें अजीब बात हुई कि प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शक मंडल में उनको डाला, लेकिन कभी देखा नहीं गया कि उनके मार्गदर्शन में कुछ हो रहा हो या पार्टी को लेकर के कोई चर्चा होती हो। तो बहरहाल अब उन्हें जन्मदिन पर याद करने पर सियासी गलियारों में ये चर्चा ज़रूर है कि जिस तरीके से 75 साल की उम्र का प्रतिबंध लगा करके उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला गया है, तो क्या ये बात खुद मोदी जी पर भी लागू होगी, क्योंकि अब वो शायद 73 साल के हो रहे हैं और अगली बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये चीज़ ज़रूर रुकावट बनेगी। बहरहाल सियासी गलियारों में इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि सियासत में कब क्या संभव है क्या संभव नहीं है इसको कोई गारंटी नहीं दे सकता। बहरहाल बड़ा दिलचस्प है कुल, और इसमें सबकी निगाहें रहेंगी कि अगली 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसी को जारी रखती है या फिर रद्दोबदल कर देती है। और इसके अलावा धार्मिक भावनाएं भड़काने और भड़काऊ तकरीर देने के मामले को लेकर के पिछले दिनों काफ़ी कई मामले सामने आए थे जिसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी की विधायकी गई तो किसी कुछ हुआ। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई जो देखी गई थी वो समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर, साबिक वज़ीर मोहम्मद आज़म खां के खिलाफ देखी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ कोर्ट ने काफ़ी सख्त कार्रवाई का रुख अपनाते हुए भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और उनकी की MLA-शिप भी चली गई थी, विधायकी भी चली गई थी। तो बहरहाल अब इसी तरह का एक मामला किसी ने एक शिकायत मऊ में की थी, उत्तर प्रदेश के ज़िला मऊ में योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि उन्होंने राजस्थान के अलवर में एक भड़काऊ सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण दिया है, यानी फिरके वाराना जज्बात भड़काने वाली तकरीर की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज हो। तो वहाँ की अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया तो वहाँ पर भी इस मामले को जज ने खारिज ही नहीं किया बल्कि
इस तरह की दरखास्त देने वाले पर 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गहराई से देखा और देखने के बाद इसकी दरखास्त को खारिज कर दिया। तो इस तरीके से तीनों जगहों से जब योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ शिकायत खारिज हो गई तो उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हो पाया। बहरहाल कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया उसके तहत अब योगी आदित्यनाथ जी के भड़काऊ देने के भाषण के मामले में कोई भी मुकदमा अब दर्ज नहीं किया जाएगा। और उधर अभी तक सीसीटीवी कैमरे को लेकर के तमाम हिफाजती इंतजाम किए जाने की बातें तो सुनी जाती थी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और सड़कों पर और कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कहीं बदमाश कोई वाक़या करके भाग रहा हो तो बड़े बड़े चौराहों पर हर ख़ास जगहों पर सीसी कैमरे की अहमियत तो समझी जा रही थी। लेकिन अब एक अजीब व गरीब मामला ये आया है कि केरल में एक औरत ने एक शिकायत केरल हाई कोर्ट में की है कि क्लोज सर्किट टीवी के ज़रिए उसकी घर की जांच की जा रही है। इस सिलसिले में केरल हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस से कहा है कि वो इस बात का पता कराए कि किसी भी हाल में क्लोज सर्किट टीवी से पड़ोसियों की जासूसी नहीं होने पाए। और ये मामला आते ही जो है लोगों में बड़ा बेचैनी हो गई है कि और कहाँ कहाँ इस तरह के मामले हैं। बहरहाल कोर्ट ने इसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए पुलिस को न सिर्फ हिदायत दी है बल्कि उससे कहा कि सरकार से इस कानून का भी पता करे कि किस कानून के तहत ये सीसी टीवी के तहत लोगों के घरों की जासूसी हो सकती है, लोगों के घरों के बारे में पता किया जा सकता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। कोर्ट ने इस पर बड़ी सख्त हिदायत जारी की है और इस मामले के सामने केरल के आने के बाद बाकी जगहों पर भी लोगों में इस बात को लेकर फिक्र बढ़ गई है कि कहीं सीसी टीवी के ज़रिए उनके घरों की भी तो जासूसी नहीं हो रही है। बहरहाल ये पूरा मामला बड़ा ख़तरनाक है और ऐसा कोई भी कानून नहीं होना चाहिए कि कोई भी पड़ोसी किसी के घर की जासूसी करने के लिए क्लोज सर्किट टीवी लगाए अपने घर में। तो ये जो है इसके बारे में अब सरकार ने केरल सरकार ने तो कोशिश शुरू की है, लेकिन अगर इस तरह का मामला होता तो ये पूरे देश के लिए हर सूबे में इस बार की सरकार को फिक्र करनी होगी और पुलिस को देखना होगा कि कहीं भी ऐसा होने न पाए, नहीं तो ये एक बहुत ही खतरनाक शक्ल ले लेगा। और कुछ खबरें विदेशी खबरों पर भी चर्चा। टोक्यो से मिली खबर के मुताबिक जापान में बुध की सुबह बहुत सख्त शदीद बर्फबारी होने से 3 लोगों की मौत हो गई और इन लोगों को इसके बाद ये वजह से करीब 100 गाड़ियां वहां की हाईवे पर जाम हो गई और लगभग 200 से ज़्यादा उड़ानें भी प्रभावित हो गई। इस तरीके से वहां के लोगों और सरकार दोनों को ज़बरदस्त बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। और इसी तरह फिलीपीन में एक फौजी विमान तबाह होने से 2 एहलकारों की मौत हो गई, जबकि एक निजी विमान के लापता होने से यहीं के 6 लोग लापता हैं। इस पर 6 लोग सवार थे। बहरहाल इनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और लंदन से खबर के मुताबिक कि बरतानिया में पनाह लेने वाले 200 बच्चे लापता हैं। ये सभी बच्चे बरतानिया में आए थे अपने माँ बाप के बगैर रहने के लिए, पनाह लेने के लिए, और पनाह लेने के बाद से ये लोग लापता हैं। इनकी उम्र 13 से 16 के बीच बताई जाती है और इनमें एक लड़की भी शामिल है। तो इस तरह से 200 बच्चे के मामले लापता होने के बाद मामले को खुद वहाँ की एक सरकारी एजेंसी ने इसकी वजाहत की है, इसको स्पष्ट किया है कि 200 बच्चे आए थे यहाँ और तब से वो लापता है। तो इस मामले के आने के बाद बहरहाल बरतानिया सरकार में खलबली मच गई है और पता किया जा रहा है कि 200 बच्चे कौन थे और कहाँ हैं। फिलहाल उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इन बच्चों में एक लड़की भी शामिल थी। तो दोस्तों आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करते हैं, दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे रूबरू होंगे कुछ नए तबसरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आदाब।